भैया, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। तो बात करने वाले हैं हम लोग थोड़ा सा इस बारे में कि हम सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम की डेट फाइनल हो चुकी है। ठीक, फरवरी में आप सभी के एग्ज़ाम है। हम सभी किसी न किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी चीज़ की तैयारी में, प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास कोई भी एक प्रॉपर कंटेंट ऐसा नहीं है कि बोर्ड में हम क्या पढ़ें और बोर्ड में कैसे एक अच्छा स्कोर गेन करें। ठीक है, तो मैं कोशिश करने वाला हूं कि आपको बोर्ड से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए वो यहाँ पे देने के लिए तैयार हूं मैं आपको, और एक अच्छा सा कंटेंट आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं। तो उसीलिए एक नया चैनल लेके आ रहा हूं आप सभी के लिए, क्रेज ऑफ फिजिक्स के नाम से। बात करते हैं अगर हम बोर्ड की, तो पहला चैप्टर जो हमको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है वो है हमारे पास रे ऑप्टिक्स। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है हमारे पास? रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स को अगर अच्छे से समझना तो पहले हमको ऑप्टिक्स के बारे में जानना होगा कि ऑप्टिक्स क्या है। ठीक है, ऑप्टिक्स के बारे में जानना होगा कि ऑप्टिक्स है क्या। तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है। क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की एक ब्रांच है। क्या करते हैं हम इसमें? which deals with the production, propagation and nature of light. ठीक, तो फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो लाइट के नेचर के बारे में बताए, या उसके प्रोपगेशन के बारे में बताए, या फिर हमें ये बताए कि ये प्रोड्यूस कैसे हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स बोलेंगे। ठीक है, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट के नेचर, उसके प्रोपगेशन और उसके प्रोडक्शन की बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स को दो तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कैटेगराइज करेंगे? पहले पार्ट को हम बोलेंगे रे ऑप्टिक्स। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की वो ब्रांच है। ठीक, ऑप्टिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम पार्टिकल नेचर को कंसीडर करते हैं। पार्टिकल नेचर की बात करते हैं, पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। ठीक, और सेकंड ब्रांच कौन सी है? वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट के पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। लाइट दो तरीके के बिहेवियर शो करती है। किसने बताया था हमको? डी ब्रॉगली साहब थे एक, उन्होंने बताया था कि लाइट दो तरीके के बिहेवियर शो करेगी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जहां जरूरत पड़ेगी ये रेस की तरह बिहेव करने लगेगी, या पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगेगी, और जहां जरूरत पड़ेगी ये एक वेव की तरह बिहेव करने लगेगी। ठीक, या उन्होंने बताया कि लाइट हैज डुअल नेचर। ठीक है, लाइट के पास क्या है? डुअल नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। तो ये रे ऑप्टिक्स में हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे और वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर की बात करेंगे। ठीक है, वेव नेचर की बात करेंगे। रे ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो रे ऑप्टिक्स को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स को हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। दिस ब्रांच इज आल्सो कॉल्ड एज फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, इसको फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। अब रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो पहली बात तो इसमें ये चीज जान लीजिए कि इसमें हमेशा हम एज अ पार्टिकल ट्रीट करेंगे लाइट को। ठीक है, लाइट को एज अ पार्टिकल ही ट्रीट करेंगे। ठीक, तो इसमें हमको पढ़ना है मेनली रेक्टिलिनियर नेचर ऑफ लाइट के बारे में। नेचर ऑफ लाइट के बारे में कहने का मतलब है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे ही मूव करती है। लाइट कैसे मूव करेगी? एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे ही मूव करेगी। और रे ऑप्टिक्स में हमको कुछ फिनोमेना जो पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? आपको पढ़ना है यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम, और दूसरा फिनोमेना है हमारा रिफ्रैक्शन। हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों जो फिनोमेना है आपके वो रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। और इसमें हम लोग एक तरीके से हमेशा पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की ही बात करते हैं। ठीक, वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे बता दिया पहले ही आपको कि वेव नेचर ऑफ लाइट की बात करेंगे, हमेशा वेव नेचर ऑफ लाइट की बात करेंगे। इसको फिजिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। और इसमें कुछ फिनोमेना हैं जैसे कि पोलराइजेशन हो गया, आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो गया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो गया,
सेकेंड फिनोमेना आपका हो गया जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये सारे फिनोमेना हम कहाँ पढ़ेंगे, वेव नेचर में पढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें रे ऑप्टिक्स की, रे ऑप्टिक्स हमारा चैप्टर शुरू होने जा रहा है, तो पहले इस ब्रांच के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है आपका, चैप्टर नंबर 12 है आपका वे ऑप्टिक्स, तो उसकी बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 में। पहले हम रे ऑप्टिक्स को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, प्रॉपर कंटेंट के तौर पे नोट्स आपके पास प्रोवाइड हो जाने चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा इससे रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ्स हैं मेरे पास, वो आपको एक लिंक प्रोवाइड कर सकूं, चैनल में लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको आपके पास बोर्ड से रिलेटेड प्रॉपर नोट्स होंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो पहले जरा रिफ्लेक्शन से भी पहले थोड़ा सा एक चीज और हम स्टडी करना चाहेंगे कि जैसे अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें, ये कोई एक इंटरफेस है। क्या है ये? इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब है कोई ऐसी सरफेस है जो दो मीडियम को डिवाइड कर रही है। ये मान लो मीडियम आपका हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम सेकेंड, ठीक है, दो मीडियम है आपके पास, और इसको बोल देंगे क्या, इंटरफेस। इंटरफेस आपका क्या करेगा, दोनों मीडियम को डिवाइड करेगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया नॉर्मल टू द सरफेस। ये क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस, ये आपका नॉर्मल टू द सरफेस है, ठीक। ये आपका इंटरफेस है, ये नॉर्मल टू द सरफेस। तो अगर कोई भी लाइट रे यहाँ पे आके इंसिडेंट हो रही है, अगर कोई भी लाइट रे यहाँ पे आके इंसिडेंट हो रही है आपकी ऐसे, ठीक, तो इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। दिस वन इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे, इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है, ठीक। तो जब कभी भी आपके ट्रांसपेरेंट इंटरफेस पे कोई भी एक लाइट बीम या लाइट रे आके स्ट्राइक करेगी, तो कुछ फिनोमेना ऑब्जर्व किए गए। क्या क्या ऑब्जर्व किया गया है, सम पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट वुड बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, ठीक है। कुछ पार्ट लाइट का क्या होगा, सेम मीडियम में ही बाउंस बैक कर जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, ठीक। तो इस पोर्शन को जो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा सेम मीडियम में, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट रे बोला तो उसको रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे। कुछ पार्ट जो होगा इंसिडेंट लाइट का, वो क्या कर जाएगा, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट कर जाएगा, और हम क्या देखेंगे कि ये थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट हुआ है, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर जाएगा, ठीक। तो इस पोर्शन को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक। तो दो फिनोमेना हो गए, पहला कुछ पार्ट क्या होगा, बाउंस बैक कर जाएगा, जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोल देंगे, और इस फिनोमेना को रिफ्लेक्शन बोलेंगे। कुछ इंसिडेंट रे का पार्ट जो होगा वो क्या करेगा, सेकंड मीडियम में ट्रांसमिट हो जाएगा, और इस पोर्शन को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, और इस फिनोमेना को बोलेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक। अब थर्ड टॉपिक आता है कि कुछ पार्ट ऐसा भी होता है जो एनर्जी के फॉर्म में आपका मीडियम जो होगा वो ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक। तो पहला पोर्शन हमने क्या पढ़ा, सम पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट bounce back into the same medium is called as a reflected ray, and this phenomena is called as रिफ्लेक्शन, ठीक। इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या, जो इंसिडेंट लाइट आई, कुछ पार्ट उसका सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो गया, बाउंस बैक हो गया, तो उस फिनोमेना को हम बोल दिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। सेकेंड चीज ऑब्जर्व की गई, सम पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट transmit into the second medium along a changed path
called as refracted ray, and this phenomena is called as refraction of light। ठीक। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये था, सम पार्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट may be absorbed by the second medium। ठीक, तो कुछ पार्ट क्या होगा इंसिडेंट लाइट का, हमारा सेकंड मीडियम जो है वो अब्सॉर्ब भी कर सकता है। ठीक, तो ये तीनों फिनोमेना हमने वन बाय वन कैटेगराइज कर लिए हैं। क्या क्या हो सकता है जब कभी भी आपकी एक लाइट रे इंसिडेंट करेगी एक किस पे, ट्रांसपेरेंट मीडियम में। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे जब कभी भी कोई भी आपकी इंसिडेंट लाइट होगी तो वहां पे तीन फिनोमेना देखे गए हैं। पहला क्या होगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा जिसको हम रिफ्लेक्शन बोल देंगे, कुछ पार्ट सेम मीडियम में ट्रांसमिट कर जाएगा अलोंग अ चेंज पाथ, तो उसको हम लोग बोल देंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और कुछ पार्ट वो जो होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा लाइट एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, तो इतने फिनोमेना ऑब्जर्व किए गए। अब रिफ्लेक्शन तो हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया है, अगर आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन को अगर हमको स्टडी करना है, देखते हैं जरा। रिफ्लेक्शन को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। ठीक है, ये आपके पास रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन ऑलरेडी दी हुई है। ठीक, ये आपका इंटरफेस है, ये मीडियम 1 मीडियम 2। तो इसमें हमने देखा कि अगर कभी भी एक इंटरफेस है आपके पास, एक स्मूथ सरफेस है, उस पर कोई भी एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और वो बाउंस बैक कर जा रही है सेम मीडियम में, तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। तो कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हैं। ठीक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हैं, वो हम देख लेते हैं क्या होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला बोला गया आपका, पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, जो आपकी रे इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे, कॉमा, सेकेंड चीज रिफ्लेक्टेड रे, जो आपकी रे बाउंस बैक कर रही है सेम मीडियम में, रिफ्लेक्टेड रे। एंड थर्ड थिंग नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, ये क्या होना चाहिए, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारे के सारे सेम प्लेन में ही आपके लाई करने चाहिए, एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए सारे के सारे। ठीक, सेकेंड लॉ आपका क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होना चाहिए किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो जरा समझ लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो अगर हम बात करें, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल टू द सरफेस है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा, इनके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, और जो आपका एंगल बनेगा नॉर्मल टू द सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपका, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। क्लियर, तो रिफ्लेक्शन में आपको यहां तक इतना ही पढ़ना है। ठीक, रिफ्लेक्शन में आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पहले आपको डेफिनेशन लिख लेनी है, डेफिनेशन के साथ में आपको ये डायग्राम बना देना है सुंदर सा, उसके बाद आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन कर देना है, बस। आपके मार्क्स अगर 3 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपके 3 मार्क्स कंफर्म। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोगों को पढ़ना है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन में आपको इतना ही पढ़ना है।
डेफिनेशन बता देनी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता देना है, ठीक है। कोशिश करेंगे पहली चीज तो आपको कभी भी फिजिक्स जो है वो बिना लिखे नहीं पढ़नी है। फिजिक्स को बिना लिखे पढ़ोगे कुछ भी नहीं याद होने वाला है। फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस आपको हमारे एक सर थे वो बताया करते थे कि अगर आपको फिजिक्स पढ़नी है, ठीक, तो जितना ज्यादा बार आप लिख सकते हो किसी भी चीज को, अगर आपको रटना है तो जितना ज्यादा बार उस चीज को लिख लोगे उतनी जल्दी आपको वो याद हो जाएगी। और कोशिश करो 7 डेज के गैप पे, 15 डेज के गैप पे उसको रिवाइज जरूर करते रहो। बोर्ड की प्रिपरेशन आपकी सबसे ज्यादा यही चीज मांगती है कि आपका रिवीजन किस लेवल तक का है। रिवीजन आपका अच्छा होगा, वहां कुछ भी नहीं भूलोगे। अदरवाइज जैसे ही बोर्ड एग्जाम के सेंटर पे पहुंचते हैं तो आधी चीजें दिमाग छोड़ चुकी होती है। तो कोशिश करना है रिवीजन जितनी ज्यादा बार कर लो, एक चैप्टर को 5-5, 6-6 बार पढ़ लो, ठीक है। एक डेफिनेशन को 5-5, 6-6 बार लिख लो ताकि आपके दिमाग में वो फीड हो जाए। क्योंकि रटने, देखो फिजिक्स चैप्टर चीजें ऐसी है ना कि आपको अभी क्या करना है, 11-12 लेवल पे आपको चीजों को समझ के रट लेना है। अभी इनके एप्लीकेशन पे नहीं जाना है, बहुत ज्यादा आपको डिटेलिंग में नहीं जाना है, क्योंकि अभी क्या करना है आपको सिर्फ एक तरीके से बोर्ड में मार्क्स गेन करना है। तो मार्क्स गेन करने के लिए आपको समझ के चीजें रट लेनी है। एप्लीकेशन तो आप हायर स्टडीज में जाओगे तो वहाँ पढ़ाई जाएंगी, आपको एप्लीकेशन वहाँ सीखेंगे ही। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से समझ के रट लेना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सको। तो अब हमको पढ़ना है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स की अगर हम बात करें तो अगर हम मान लें कि आपके पास एक हॉलो स्फेयर है, ठीक है, कैसा है, हॉलो स्फेयर है, और हॉलो स्फेयर को एक प्लेन से हम कट कर दें, ऐसे क्या करें, हॉलो स्फेयर को हम एक प्लेन से कट कर दें, तो आपके पास एक ये पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन बचेगा आपके पास, ठीक है। क्या करें, इस पोर्शन को अगर ऐसे कट कर दिया जाए, एक प्लेन से कट कर दिया हमने, एक प्लेन से कट कर दिया है, तो आपके पास ये एक पोर्शन बचा है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन है हमारे पास, ये वाला पोर्शन है हमारे पास। तो क्या करो, इसकी अगर किसी एक सरफेस को, क्या कर दिया है, सिल्वर्ड कर दिया जाए, ठीक है, सिल्वर्ड कर देते हैं। मान लो इस सरफेस पे सिल्वर्ड मतलब पॉलिश कर दी जाए। मान लो इस सरफेस पे हमने जो बाहरी सरफेस है, आउटर सरफेस है, उसको हम क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है, सिल्वर्ड कर दिया है उसको, और रिफ्लेक्शन जो है आपका वो इंटीरियर पोर्शन से हो रहा है, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, इसको एक कॉनकेव मिरर बोला जाएगा। समझ में आई बात। अब देखो ये जिस स्फीयर का ये पोर्शन कट किया गया है उसका कहीं ना कहीं यहाँ सेंटर लाई कर रहा होगा, ठीक, एक सेंटर लाई कर रहा होगा। तो पहले हम समझते हैं स्फेरिकल मिरर्स हैं क्या। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ कर्व्ड surfaces, smooth curved surfaces which form a part of स्फेयर, ठीक है। जो किसी कैसे बनती हैं, स्फेयर के किसी एक पार्ट को अगर आप एक क्या करो, एक प्लेन से कट कर दो तो उससे बनेगी, ठीक है। स्मूथ कर्व्ड सरफेसेस होती है सिंपली, ठीक। और दो तरीके से कैटेगराइज किया जाता है इनको। पहला आपका है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है आपका। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, कॉन्वेक्स मिरर में हम देखते हैं कि जितना भी रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा सब आपका आउटर सरफेस पे होगा, ठीक है, आउटर सरफेस पे होगा। मतलब क्या है कि कौन सी सरफेस पॉलिश होनी चाहिए, इंटीरियर सरफेस पॉलिश करेंगे हम। क्या करेंगे, इसकी इंटीरियर सरफेस को पॉलिश कर देंगे। अगर इसकी इंटीरियर सरफेस को पॉलिश कर दिया हमने इस तरीके से, इंटीरियर सरफेस को हमने पॉलिश कर दिया, तो जितने भी रिफ्लेक्शन के फिनोमेना होंगे सारे इस आउटर बल्ज सरफेस से होंगे। किससे होंगे, आउटर बल्ज सरफेस से होंगे। तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, स्फेरिकल सरफेस और स्फेरिकल मिरर in which inner surface is polished, and reflection takes place
फ्रॉम आउटर bulged सरफेस। ठीक है, कैसी सिल्वर्ड होनी चाहिए, सॉरी कैसी पॉलिश होनी चाहिए, सिल्वर्ड होनी चाहिए। ठीक है, सिल्वर कलर की पॉलिशिंग होनी चाहिए उसके पास। तो ऐसे स्फेरिकल मिरर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। सेकंड बात आती है कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर को अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, अ spherical mirror in which outer bulged surface is silvered, polished, and reflection takes place from the inner surface is called as concave mirror। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। बात समझ में आई। ठीक, तो अगर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आपका आउटर बल्ज सरफेस से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, और अगर रिफ्लेक्शन का फिनोमेना आपका इंटीरियर सरफेस से हो रहा है और उस कंडीशन में आपकी आउटर सरफेस पॉलिश्ड है तो हम बोलेंगे कि वो एक कॉनकेव मिरर है। ठीक, दोनों डेफिनेशन क्लियर होगी। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो हमको समझ लेना बहुत जरूरी है। क्या बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें, टर्म्स हैं जो हम लोग स्फेरिकल मिरर के केस में डिफाइन करते हैं। कौन कौन से टर्म्स हैं, तो अगर हम इस मिरर के, जो हमारे पास मिरर बना है चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, जो एक मिरर बना है उसके अगर हम जस्ट मिडिल वाले पॉइंट पे, इस पूरी सरफेस के जस्ट मिडिल पॉइंट पे एक पॉइंट रख दें तो इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ पोल। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एज अ पोल डिफाइन किया जाता है, इसको हम पोल बोलते हैं। ठीक, ये जो मिरर आपको मिला है चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, ये किसी न किसी एक स्फीयर का ही पार्ट है। ठीक, किसी न किसी एक स्फीयर का ही पार्ट है, और उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक, इस डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं कैसे, इस डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ठीक, तो ये अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो ये भी आपकी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगी, ये भी आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ही होगी। और अगर हम इस पोल से इस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके जस्ट मिडिल पॉइंट को अगर आप ढूंढ लो, कहीं पे इसी लाइन पे होगा जस्ट मिडिल पॉइंट, इसको हम बोलेंगे फोकस। कैसे डिफाइन करेंगे, फोकस से डिफाइन करेंगे, या हम इसको सिर्फ सिंपली एफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या लिखने को आता है हमसे, हालांकि ये सब चीजें पूछी नहीं जाती एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। पोल क्या होता है, पोल में बी डिफाइंड एज द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के मिडिल पॉइंट को पोल बोलते हैं। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में भी डिफाइंड एज द पॉइंट, और इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, from which the mirror is formed। ठीक है, जिससे आपका मिरर बना हुआ है उसके सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसके बाद हेडिंग आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है।
ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर is called as radius of curvature। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। कहां से कहां तक की डिस्टेंस, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पोल को कैपिटल पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अब फोकल लेंथ की बात आती है, या पहले डिफाइन कर लेते हैं फोकस क्या होता है, ठीक है। तो फोकस कैसे डिफाइन करते हैं, फोकस क्या बोलेंगे कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिडिल पॉइंट को हम ढूंढ लें, ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे डिफाइन कर लीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और द मिड पॉइंट ऑफ द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर is called as फोकस, ठीक है। इसको फोकस बोलते हैं। अब इसी लेंथ को हम क्या बोल देंगे, फोकल लेंथ बोल देंगे। कैसे बोलेंगे, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को कैसे डिफाइन किया जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल is called as फोकल लेंथ, ठीक है। इसको फोकल लेंथ बोलेंगे और इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक। मिरर्स के बारे में इतना ही आपको जानना है इस चैप्टर में, क्योंकि बोर्ड्स में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। बोर्ड्स में यही सब चीजें पूछी जाती हैं, बेसिक जो अभी तक आपको बताई गई हैं, ठीक। क्योंकि फोकस हम बोर्ड पे कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स पे, तो अभी पहले वही फोकस कर लेते हैं। इसके बाद बात करेंगे साइन कन्वेंशन की, ठीक है, साइन कन्वेंशन की। और इस साइन कन्वेंशन को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। रीजन ये है आपका साइन कन्वेंशन को स्टडी करने का, क्योंकि जब अभी आपको मिरर से रिलेटेड, लेंस से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला सीखना होगा, उसको अप्लाई करना सीखना होगा और न्यूमेरिकल्स लगाने होंगे, तो वहां पे आपको साइन कन्वेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक। तो कैसे समझेंगे, तो मान लेते हैं आपके पास कोई भी एक मिरर है, कॉनकेव भी मान लिया हमने, मान लेते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल है, ठीक। तो अगर एक ऐसे लाइन पास हो रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, पीछे एक डेफिनेशन रह गई है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है इसको, जो पोल से पास होती है, ठीक। यहाँ पे कहीं पे आपका स्फीयर का सेंटर होगा, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, मिड पॉइंट आपका फोकस होगा, ठीक। तो पहला लॉ ये कहता है साइन कन्वेंशन का, ऑल द डिस्टेंसेस are measured from the pole। जितनी भी डिस्टेंसेस आपकी कहां से मेजर की जाएंगी, वो सारी की सारी आपकी पोल से ही मेजर की जाएंगी, ठीक। सारी की सारी डिस्टेंसेस आपकी पोल से ही मेजरमेंट करना हम स्टार्ट करेंगे, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं प्लेस हो, चाहे उसकी इमेज कहीं भी बन रही हो, लेकिन आपको मेजरमेंट कहां से स्टार्ट करना है, डिस्टेंसेस का, यहां से स्टार्ट करना है, ठीक। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आपकी रेज इंसिडेंट हो रही है, ठीक।
तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन क्या है, रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक, अगर यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको प्लेस करना है तो ऐसे ही तो प्लेस करेंगे। तो ये आपका मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा ऐसे प्लेस किया जाता है। ठीक, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे प्लेस करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में। इमेज उसकी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। तो कहा यह जाता है, क्या कहा जाएगा, सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम, all the distances along incident ray are taken to be positive। जितनी डिस्टेंसेस आप इंसिडेंट रे के अलोंग मूव करोगे, ठीक, पोल से ही मेजर करना है, लेकिन अगर आपको डिस्टेंस मेजर करने के लिए इंसिडेंट रे के अलोंग जाना पड़ रहा है तो उस डिस्टेंस के आगे हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। ठीक, या उसको एज अ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर किया जाता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ऑल द डिस्टेंसेस measured along the reflected ray are taken as नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, इसको क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव ले लेंगे और इनको नेगेटिव ले लेंगे। ठीक, थर्ड और फोर्थ पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस perpendicular to the principal axis and in the upward direction are taken as positive। ठीक है, तो जितने भी डिस्टेंसेस आपको मेजर करने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, उनको कैसे लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, एज अ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। उसके बाद बात करें फिफ्थ पॉइंट अगर हम, तो फिफ्थ पॉइंट, अगला पॉइंट हमारा फिफ्थ पॉइंट है। ठीक, तो ये आपकी ऑब्जेक्ट लेंथ होगी जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी इमेज मोस्टली हमको कहाँ मिलती है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसकी इमेज आपको इस डायरेक्शन में मिलेगी। तो हमेशा ये जो डायरेक्शन है इसके अलोंग जब जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पोल से अगर इसके अपोजिट जा रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे। अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ली जाएंगी। और फिफ्थ पॉइंट जो हमारा बचा वो ये है, वो ये कहता है ऑल द डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस but in the downward direction are taken as नेगेटिव। ठीक है, कोई भी डिस्टेंस जो आपको मेजर करने के लिए इस प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाना पड़ रहा है तो उसको हम कैसे लेते हैं, एज अ नेगेटिव वैल्यू कंसीडर की जाती है। तो अभी तक साइन कन्वेंशन में इतना ही आपको जानना है कि सारी की सारी डिस्टेंसेस आपको पोल से मेजर करनी है। इंसिडेंट रे के अलोंग अगर आपको कोई भी डिस्टेंस मेजर करनी है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग अगर कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। अगर हमको प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है तो उस वैल्यू को हम एज अ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। और अगर हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है तो हम उसको एज अ नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही आपको सावधानी के साथ इसको समझना चाहिए, बहुत ही सावधानी के साथ पॉइंट्स नोट कर लेने हैं, समझ लेने हैं। ठीक है, और ऐसा करने के बाद क्या होगा, जब कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स लगाने पड़ेंगे या फॉर्मूले को अच्छे से समझना पड़ेगा, जो भी अभी फॉर्मूले हम लोग डराइव करेंगे, तो उसमें इस साइन कन्वेंशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है,
तो इसको यहीं पे समझ लो, यहीं पे रट लो, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए और आने वाले कॉन्सेप्ट्स में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक राधे राधे, धन्यवाद।